नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छोटी काशी में हुई बारिश के चलते शहर के विभिन्न स्थानों पर पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रोहतक गेट, हलवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, बावड़ी गेट बारिश के पानी से दरिया बन चुके हैं, जिससे आमजनों को व आवाजाही करने वाले लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी में देर रात्रि को तेज हवाओं के साथ बारिश की दस्तक हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई तक बारिश का मौसम बताया गया है, जिसके चलते भिवानी में 2 दिन से इंद्रदेव जमकर बरस रहे हैं। आज देर रात्रि को तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश की दस्तक हो रही है, जिसके चलते शहर के अंदर अनेक नीचे स्थानों पर जल भराव हो गया। यही नहीं, शहर के हलवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, बावड़ी गेट, कमला नगर, जैन चौक, हनुमान ढाणी, विनोद गेट सहित रोहतक गेट पर अधिक जल भराव रहा। ये सुबह बारिश आई थी। बारिश के कारण ये खंभे में करंट आ गए। करंट लगने का इस गाय की मृत्यु हो चुकी है। हम तो प्रशासन से फ़ोन कर चुके हैं। आप वर्ग और सहयोग है जो कि गाँव को गाय को उठाए, मिट्टी दिवाए। हमें तो आपसे यही प्रार्थना है कि प्रशासन से निवेदन है कि ये तो बारिश को कुछ अंश है, आगे तो बारिश बहुत ज़्यादा है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, बढ़िया तरीके से करे। हाँ जी। गुजारी जी, पानी का बिल्कुल कोई निकास नहीं जाने का, कुछ भी नहीं है। एक ही रास्ता बना रही है, बीच में छोड़ दिया। गाड़ी वाले सब परेशान है, धंधा परेशान है, सब परेशान है। भिवानी के लोग बिल्कुल ही परेशान है। कुछ भी नहीं मिल सकता, छोटा बांध गया, कुछ भी नहीं मिल सकता है। साइकिल वाले भी अपने परेशान हो गए, पैदल चलते हैं बेचारे, पानी में चलते हैं बेचारे। ऐसा कुछ समाधान नहीं बनाया सरकार ने। हमारे MLA साहब का हम विनती करते हैं कि थोड़ा गौर करें भिवानी के ऊपर भी, जो कुछ अच्छा हमें भी लगे और उनको भी लगे। कुछ पानी की निकासी नहीं है, खड्डे वगैरह सब है, कोई देखता नहीं। कोई पर देख लो आप जी क्या हाल हो रहा है। बारिश आती है, बच्चे आते हैं स्कूल के, कोई मोटरसाइकिल आती है, कोई स्कूटी आती है, कोई सीवरों में पड़ जाता है, कोई अखड़ी इतनी हो रही है, खड्डे हो रहे हैं जी, कोई ध्यान नहीं है जी। DC भी आ लिए जी, MC भी आ लिए, सब आ लिए, तो इसको देख के चल जाते हैं। अब कुछ नहीं काम होता है, यहाँ परेशानियाँ सब लोगों को है। किस प्रकार का खतरा बना हुआ है? खतरा देखो जी, सीवर भी है, ये देखो आप, खड्डे भी हैं यहाँ पर, नदी बनी हुई है जी। है जी, नदी बनी हुई है, देखो आप। यही नहीं, दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते दरिया बन गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसके चलते दूर दराज जाने वाले वाहन चालक यहाँ समस्या झेलते नजर आए। पीपली वाली जोहड़ी मार्ग पर जल भराव से आवागमन रुद्ध हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई वर्षों से वे इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका कोई समाधान नहीं निकला गया। इसके लिए सरकार उन्हें जल भराव वाले क्षेत्र से छुटकारा दिलाने के लिए कहीं ऊंचाई के स्थान पर 100 गज के प्लाट दिला दे और उनके यहाँ जल भराव क्षेत्र में वाटर पार्क बना दिया जाए या फिर वाटर टैंक बना दिया जाए, ताकि स्थायी रूप से यह समस्या खत्म हो जाए। कमल कुमार भाटिया, हनुमान गेट नजदीक पीपली वाली। ये देख रहे हैं आप रास्ता, ये सारा रास्ता एक नदी की तरह हो रहा है। यहाँ पर स्कूल में जाने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग आए दिन पढ़ते रहते हैं, और न तो ये सीवर की व्यवस्था न ये नाले की व्यवस्था, सब कुछ रुका खड़ा है और बहुत परेशान हो रहे हैं। घनश्याम शराफ जी भी आ लिए, DC साहब भी आ लिए, सारे आ लिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बहुत बुरी तरीके से रास्ते खराब हैं, आप देख सकते हो। ये सालों साल से यहाँ की समस्या बनी हुई है और यहाँ पर पता नहीं कितनी बार सरकारें आई है, बदल बदल के सरकारें। एक BJP सरकार से हमने उम्मीदें लगाई थी और BJP सरकार भी यहाँ फैल होती नजर आ रही है। इस BJP सरकार ने ये कह दिया कि सभी भारत को डिजिटल बना दिया, लेकिन ये शहर को देखो क्या हाल बना दिया। हमने इतनी उम्मीद जगा रखी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मैं अब सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, इस एरिया के जो भी वासी हैं उनको 200-200 गज के प्लाट कहीं दे दिए जाए, मकान बना के दे दिए जाए।
आज सुबह 4 बजे से एक्चुअली लगातार बारिश हो रही है और कुछ ये सड़क बनने के कारण ये थोड़ा निचाई का इलाका है। काम सारा सरकार की तरफ से प्रोग्रेस में चल रहा है। जो ये सड़क पूरी हो जाएगी तो ये जो अवरुद्ध जो नाले हो रखे हैं इनकी सफाई होने के बाद ये समस्या हल हो जाएगी। तो स्कूल ये थोड़ा नीचा पड़ गया, जो सड़क है वो ऊंची उठ गई है बनने के कारण। अब इसके गवर्नमेंट से हम सरकार से थोड़ी मांग करेंगे स्कूल को थोड़ा ऊंचा उठाने की, तो ये समय रहते हुए ये सारा काम करवा दिया जाए। छुट्टी की क्या कैसे? नहीं, छुट्टी नहीं, क्योंकि सरकारी कोई आदेश नहीं है। स्कूल लगा हुआ है, बच्चे जिनके 9th क्लास में कंपार्टमेंट थे वो पेपर दे रहे हैं, इसलिए बच्चे अपने क्लासेस के। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को भिवानी में अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मीडिया से मुखातिब होते हुए जेपी दलाल ने कांग्रेस द्वारा संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने से लेकर सरकार बनाने के दावे और वादों पर करारे कटाक्ष किए। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को भिवानी में अपने निवास स्थान पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर एक एक करके जुबानी हमले किए, जो हरियाणा की राजनीतिक हलचल को जुबानी जंग में बदल सकते हैं। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस द्वारा संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहिष्कार पर कहा कि ये भवन देश की शान है, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की जरूरत को देखते हुए करवाया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को इसका बहिष्कार करना है तो वो इसके साथ ही एक ऐलान भी करे कि जीतने के बाद वो इस भवन में नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष किया कि कांग्रेस ने अपने समय में कई राज्यों के विधानसभा भवनों का उद्घाटन किया, सोनिया गांधी से भी करवाया, जबकि सोनिया गांधी उस समय किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस देश जीतने का वहम ना पाले। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े चुनावी वादों पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने समय में काफ़ी गड़बड़ घोटाले किए हैं, जिसके बाद उन्हें अब जेल दिखाई दे रही है। देश के कांग्रेसी नेता सब की जांच चल रही है ज़्यादातर की। उन्होंने अपने वक्त में काफ़ी घपले किए हैं और उनको जेल के रास्ते का गेट दिखाई दे रहा है। उससे बचने के लिए वो सब तरह के फ्री बांटने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। जो उन्होंने अपने कृत्य किए हैं उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, जनता यही चाहती है। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है सर, बीजेपी और बीजेपी के 15 MLA जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में, चुनाव के समय उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, नाम बताए जाएंगे। किसके संपर्क में है? कांग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग धड़े हैं, वो धड़े इकट्ठे हो जाएं वही काफ़ी है। 9 साल से कांग्रेस अपना जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई और दावा करती है सरकार बनाने का। तो कांग्रेस को हराने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेसी नेता ही काफ़ी हैं और किसी की ज़रूरत नहीं। देखिए, जो नया संसद भवन बना है ये देश की शान है। मोदी जी ने आगे आने वाले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भव्य निर्माण करवाया है। पुराना संसद भवन के अंदर तो उसका बारिश का पानी आता था, समस्याएं रहती थी। रिकॉर्ड टाइम में 60,000 मजदूर लगा करके ये भव्य निर्माण करवाया है और सारा देश इससे खुश है। विपक्षी पार्टियों को एतराज़ है कि भाई इसका उद्घाटन मोदी जी ना करें, जबकि पुराने वक्त में उन्होंने जो राज्यों के विधानसभाएं हैं, भवन हैं, उनका उद्घाटन सोनिया गांधी जी से करवाया है, जो कि किसी संवैधानिक पद पे नहीं थी। और अब जो ये बहिष्कार कर रहे हैं ये एक तरह से लोकतंत्र का, देश का अपमान है। अगर उनको बहिष्कार करना है तो ये भी घोषणा करें कि वो चुनाव लड़के भी अगर जीतते हैं तो इस भवन में नहीं आएंगे। सर, बात करें कर्नाटक चुनाव की, उसमें जो कांग्रेस की जीत है उसका बात जो काफ़ी उत्साहित है और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का अंत है और अब हरियाणा में भी कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनी है। ऐसा है, कर्नाटक से पहले सारे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, अब कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश या दूसरे प्रांतों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपनी खुशफहमी में ना रहे। कांग्रेस को अगर एक प्रांत में थोड़ा सा समर्थन मिल भी गया है, वो समझती है कि उससे वो जनता देश की उसको स्वीकार कर लेगी, तो वो खुशफहमी में रहने का काम कर रही है तो करेगी। शनिवार को चौधरी बंसीलाल अस्पताल स्थित ANM GNM स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल बिल्डिंग के बाहर अपनी अनेक मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्या उषा का कहना था कि पिछले काफी समय से वे समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत हैं,
लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या समाधान की मांग की। गौरतलब है कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्कूल का छात्रावास जर्जर हालत में हो चुका है। आपको बता दें कि 4 मंजिला इमारत का निर्माण 1971 में सिविल अस्पताल परिसर में किया गया था, जिसमें अभी लगभग 112 एएनएम जीएनएम छात्राएं रहती हैं। छात्राओं के अनुसार यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है। उनका कहना है कि यहाँ पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही रहने के लिए सुरक्षित छात्रावास की सुरक्षित बिल्डिंग है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से समस्याओं को दूर कर एक उचित वातावरण व अच्छी सुविधाओं की मांग की है। छात्राओं ने आज कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि दीवारों और छत पर प्लास्टर अक्सर उन पर गिरता है। उन्होंने कहा कि पर 112 छात्राएं रहती हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के रास्ते में पानी भरा रहता है, तो बिल्डिंग की हालत जर्जर है, जिसके कारण उन्हें यहाँ सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता है। ये हमारी नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग फरवरी 2020 से कंडम घोषित हो चुकी है। हमने बार बार सीएमओ, पीएमओ, डीसी साहब को और डीएमआर जो हमारा डिपार्टमेंट सबको बार बार में हर 15 दिन के बाद एप्लीकेशन लिख के देते हैं। वैसे तो हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉक ड्रिल करवाई जाती है, टेम्परेरी रूप से होती है, भाई मतलब हम किस तरह से बच्चों मरीज को संभालेंगे। लेकिन यहाँ मॉक ड्रिल क्या, हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर लेवड़े इतने होते हैं, सीमेंट के बहुत बड़े बड़े पत्थर जो कि हमारे मान लो क्या अब तक कितने कमरों से गिर रहे हैं, जबकि प्लेन छत दिखती है, ऊपर से लेवड़े इतने गिर जाते हैं। सांप है, बिच्छू है, करंट है और यहाँ पे कान खजूरे हैं। और हर साल पानी की कोई मैनेजमेंट नहीं। जब से ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है तब से यहाँ पे सीवर की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है बच्चों के लिए पानी भी बार बार वार्डों से लेके आ रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एएनएम जीएनएम 2 स्कूल चलते हैं, जबकि यहाँ पर एएनएम और जीएनएम 2 स्कूल चलते हैं, जबकि 55 छात्राएं एएनएम में, 57 छात्राएं जीएनएम में, 112 छात्राएं हैं। उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं, केवल बच्चे तो यहाँ से निकल चुके हैं। कंडम बिल्डिंग के होते हुए डीसी साहब ने बाहर कर दिया था, लेकिन स्कूल जब चल रहा है तो उसमें 112 बच्चे भी टीचर्स भी हैं यहाँ पे और एचकेआरएन के बंदे भी हैं। यहाँ एक लेडीज है हुसैन तारा, गैर कानूनी तरीके से 2019 से बैठी है। सीएमओ, पीएमओ और एसपी को भी हमने ऑफलाइन और हार्ड कॉपी भी भेज चुके हैं हम, उसका भी कुछ नहीं है। एक मैट्रिन बैठी होती थी, उसको तो उन्होंने निकाल दिया, चार्जशीट कर दी, लेकिन ये किस लिए बैठी है यहाँ पे? यहाँ पे इनके रिश्तेदार आते, पूरे हॉस्टल में अकेली ये बैठी रहती है, लेकिन कोई नहीं कुछ सुनता। और जब हम सीएमओ, पीएमओ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम डीएमआर में जा चुके। जब छात्राओं की सीएमओ, पीएमओ को गैदरिंग की जरूरत होती है तो हमारी स्टूडेंटों को बुला लेते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? हमें बहुत बड़ा रोष है अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कि बेटी बच रही है हमारी या हमारे को मारने के लिए तैयार कर रखा है। यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ भी हादसा होता है प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हमें बहुत ज्यादा खेद है इस बात पे, अगर हमारे बच्चे आज सुरक्षित ना हम सुरक्षित हैं। अब भय के साए में ये बच्चे जीते हैं, भय। हम एएनएम की छात्राएं हैं और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश के कारण रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं और यहाँ एक मिनट कीमती होती है और हमारे यहाँ 2 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आज ही नहीं, बहुत बार हम यहाँ से हमारे गांव से यहाँ आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इतना टाइम हमारा खराब होता है। और हमारी मैम ने भी बहुत बार सीएमओ को ये एप्लीकेशन भेज दी है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि तुम डीएमआर के अंडर में आते हैं। उनको कहते हैं तो वो सीएमओ का नाम लेते हैं, लेकिन जब सीएमओ बोलते हैं कि हमें स्टूडेंट की जरूरत है तो हमें वहाँ बुला लेते हैं, लेकिन हम अपनी कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं तो हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता। हम एएनएम की छात्राएं हैं, यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं सुबह से। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इन्होंने शुरुआत की है, जैसे कि मैम ने बोला कि हमारे बच्चे परेशान हैं, हम ऐसे करेंगे, हम शिकायत भेजेंगे ऊपर, तो इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है। अदरवाइज हम 2 घंटे से बैठे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारी मैम ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दी है, हमें खुद दिखाई है, बच्चों देखो मैंने भेज दिया, बच्चों में क्या कर सकती हूँ इससे आगे, मेरे जो हाथ में मैं वो कर रही हूँ, लेकिन प्रशासन हमें कोई भी सुरक्षित स्थान दे ही नहीं रहा है। मैम ने बार बार बोल दिया, हमारे सामने बोल दिया, एप्लीकेशन दे दी, ऑनलाइन भी ईमेल दिखा दी हमको। एक ये बंदर की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हम जाते हैं वार्ड में, जाते हैं ड्यूटी करते हैं, हमारी ड्यूटी होती है 1 से 4 बजे की, अभी तो 12 से 4 हो चुकी है। ये एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और जैसे कि हमारी मैम ने बता ही दिया है कि यहाँ पे चोरी भी होती है। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में सीबीएलयू एवं शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में
बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारत विश्व का नेतृत्व करता आ रहा है और अब योग में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अब योग में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यह विचार सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में CBLU एवं शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं, यह एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में योग को विश्व ने स्वीकार किया है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और आज संपूर्ण विश्व योग को अपना रहा है। बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष से संबोधित करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा कि भारतीय योग पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। आज समस्त विश्व इसका अनुसरण कर रहा है। हम योग के साथ पंचकोश के सिद्धांत को भी अपनाकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में महंत श्री डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने सभी योग प्रतिभागियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि योग में अद्भुत शक्ति है जो हमें निरोग रखता है। हमें योग को जीवन की नियमित दिनचर्या में अपनाना चाहिए। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सिद्ध बाबा जहरगिरी एवं बाबा शंकर गिरी की समाधि पर मत्था टेका और पूजा अर्चना भी की। मेरा नाम महक है, मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। आज हम जहरगिरी आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे योगा कंपटीशन है, मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और योगा के वैसे तो हमें रेगुलर योगा करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें रोज़ सुबह उठ के खाली पेट हमें योगा करना चाहिए, इससे हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करता है, हम बीमार नहीं पड़ते। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। मेरा नाम भावना है, मैं लेगा से आई हूँ यहाँ पे योगा में भाग लेने के लिए और मैंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और योगा के बहुत ज़्यादा लाभ हैं और हमें रोज़ सुबह योगा करना चाहिए। योगा से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है जी। योगा हमें रोज़ सुबह करना चाहिए। योगा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये योगा का कंपटीशन होना चाहिए, इससे लोग जागरूक होंगे और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हम भी कुछ आगे कर पाएंगे। जहरगिरी आश्रम में जिला स्तरीय द्वितीय योग प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजन किया गया या प्रतियोगिता की गई। यह कार्यक्रम शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया गया, जिसमें विद्यार्थी पूरा जिला स्तर के विद्यार्थी 36 स्कूलों विद्यार्थी ने भाग लिया और योग जिनमें योग की क्रियाएं हैं या योग के आसन है, योगासन उनका वो अपना उन्होंने सीखा है वो बताएंगे। क्योंकि योग कौशल से कौशलम या कहिए कि योगा भी चित्तवृत्ति निरोधा, योग द्वारा सभी तरह की वृत्तियों को जो समन कर दे वही योग है। आज के हम संसार में जीवन में जो जी रहे हैं, योग के बिना जिंदगी हमारी अधूरी है। चाहे वो श्वास प्रश्वास का योग हो या ग्रह संसारिक आत्मा का योग हो, व्यापारी वर्ग का अपने ग्राहकों का योग हो, बगैर योग जीवन है ही नहीं। तो ये वह योग, वो जो योग है वो केवल संसारिक क्रियाकलापों के लिए है और यही वो वैदिक योग है जो हमें शरीर द्वारा हमें स्वस्थता प्रदान करता है, स्वस्थता प्रदान करता है, मन बुद्धि विवेक ज्ञान उज्ज्वलता प्रदान करता है। तो योग करने से निरोगता प्राप्त होती है। हमारी परंपरा रही है अनेकों काल से, योग द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। योग धारणते शरीरम, लघु से लघु और महीन से महीन और वृद्ध से वृद्ध शरीर योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। योग करने से सभी तरह की जो आज के समय में शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत कम हो रहा है और अनेक रोग प्रवास कर रहे हैं शरीर के अंदर। अच्छा मन प्रवास करना चाहिए, अच्छा मस्तिष्क प्रवास करना चाहिए, लेकिन आज अब किसी घर में जाएंगे, बेडरूम में जाएंगे तो वहाँ पे मस्तिष्क में चिंता निवास करती है, पेट में रोग निवास करते हैं और घर में व्यक्ति ना रहकर दवाइयाँ औषधियाँ निवास करती है। जहरगिरी आश्रम में एक योग के प्रोग्राम का भाई हमारे ऋषि भाई के माध्यम से पता चला था, तो मेरी ये भी उत्सुकता बढ़ी कि भाई आज सारी दुनिया योग की तरफ देश विदेश में ध्यान दे रहे हैं, तो इसके कारण का भी पता किया जाए और एक उनमें शामिल होकर अपने आप की उपस्थिति भी दर्ज करवाई जाए। तो मैं मेरी तरफ से यही कहूँगा कि योग है ये व्यायाम का एक हिस्सा है और व्यायाम शरीर को स्वस्थ करने के लिए सब लोग जानते भी हैं, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ जो मन हमारा है
वो भी एकाग्र नहीं हो पाता। तो योग एक ऐसी चीज़ है जिसके मायने में हम मन, मस्तिष्क और हमारी जो आत्मा है उसका संतुलन बनाने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं योग की, योग कोई आज की चीज़ नहीं है। और आज जो लोगों ने आपाधापी में और अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त कर लिया है कि उस दिनचर्या के चक्कर में वो लोग अपने शरीर को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। तो इन सुख सुविधाओं की दौड़ में इंसान ने अपने शरीर का जो ये ढांचा ख़राब किया है। मेरा ये मानना है कि अगर हम दवाई और ये सब चीज़ें छोड़ के, उस पर पैसा भी ख़राब होता है, दूसरी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, सारी ज़िंदगी की जो हमारी कमाई वो लग जाती है। और जो प्रकृति ने हमें योग का एक साधन हमारे गुरुओं ने जो बताया है, हम उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता और मन की शांति भी है। दवाई आज सिद्धपीठ जयगिरी बाबा आश्रम के अंदर जो योग का समारोह चल रहा है, इसकी सूचना श्री ऋषि शर्मा जी के माध्यम से मुझे मिली और यहाँ के देखा गया काफ़ी करीब 400 बच्चे योग के जानने वाले, सीखने वाले, यहाँ उनसे मुलाकात हुई। ये योग हमारी प्राचीन परंपरा है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। करीब 3000 वर्ष ईसा पूर्व योग हमारे देश में शुरू हुआ। इस योग से शरीर स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, मन स्वस्थ। और आज सरकार भी योग को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार में करीब 7000 क्लास 1 अफसर हैं और 6667 गांव हैं। एक क्लास 1 अफसर को एक गांव गोद के रूप में दिया हुआ है। वहां उन्होंने विजिट करके जो व्यायामशालाएं स्थापित की हुई हैं सरकार ने, उनमें व्यायाम वगैरह की मशीनें देखनी होती हैं। ये जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और बाबा जहरगिरी आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई है। इसमें हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र में शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित किया। तो ये जो प्रतियोगिता है, इसमें लगभग भिवानी जिले के 35 स्कूलों से 400 विद्यार्थी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय और जन कल्याण शक्ति ट्रस्ट जो है बाबा जहरगिरी आश्रम की तरफ से एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 4 विधाओं में जो अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, उसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे, उनको आश्रम की तरफ से नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से पहल है आश्रम की, ये दूसरी इनकी प्रतियोगिता है और विश्वविद्यालय निरंतर इस तरह के प्रयासों में अपनी भूमिका निभाता रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, उनके कुशल नेतृत्व में और रजिस्ट्रार डॉक्टर रितु सिंह के कुशल मार्गदर्शन में हम ये निरंतर प्रयासरत हैं कि लोग स्वस्थ रहें, योग को अपनाएं। भिवानी स्थित सेक्टर 13 व 23 निवासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अव्यवस्थाओं के चलते विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे यहाँ वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को अव्यवस्थाओं से नाराज सेक्टर वासियों ने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस समस्याओं के जल्द समाधान की मांग भी की। इस मामले पर सेक्टर वासियों की माने तो सड़कें खस्ता हालत में हो चुकी है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इसके साथ पार्क में जमा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ से आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार इन समस्याओं से प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं और कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला है। निवासियों ने बताया कि वे अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि इन समस्याओं से जिला कष्ट निवारण समिति में भी अवगत करवाया जा चुका है, फिर भी समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जल्द प्रशासन सेक्टर वासियों की सुध ले ताकि अच्छे वातावरण में अपना जीवन यापन वो कर सके। आज सुबह केवल 4 से लेकर 6 बजे तक 2 इंच के आसपास बारिश सेक्टर 13 में हुई थी और तमाम पानी सड़कों पर ही घूम रहा है। कहीं पर भी कोई निकासी का साधन है ही नहीं। लोग अत्यंत परेशान है। बाइक वाले, मोटरसाइकिल वाले, ये गाड़ियां वाले भी अत्यंत परेशान है। पैदल भी चलने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसा पानी भर जाता है। सेक्टर 13 की बहुत ही दयनीय दशा है। प्रशासन को आज से 3 साल पहले भी अवगत कराया गया था कि वर्षा का पानी सड़कों पर ही घूमता रहता है, इसको बरसात के पानी की निकासी करवाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था
कि 3 महीने के अंदर बरसात का पानी की निकासी हो जाएगी, परंतु आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, ज्यों की त्यों हालत है, बहुत ही दयनीय दशा हो रही है। इंदर सिंह शोरण सेक्टर 23 का मुख्य संरक्षक के पद पर हूँ। उससे पहले जब मैं इस सेक्टर का प्रधान था, ग्रीवेंस में हमने कई बार उठाया, अनूप धान के सामने उठाया, बाद में आने वालों के सामने उठाया, डीसी के सामने उठाया कि सेक्टर 23 में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अब तमाम घर बन चुके हैं, रोडों पर पानी भरा हुआ है, न बच्चे स्कूल जा सकते, न वृद्ध आदमी रोड क्रॉस कर सकते, न लेडीज कर सकते हैं। इस प्रशासन को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं हर आदमी को शिकायत करके आया, डीसी साहब को करके आया, नई मैडम अंजलि को कहा एक बार आके देखो, वैसे नहीं पता चला हमारी समस्या। अगर कोई अफसर यहाँ से आएगा ना तभी पता चलेगा, जब उसकी पता भी जाएगी नहीं रोड पर पड़ के तब उसको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलता तकलीफों का। अभी तो बारिश तो काफी हुई है, आज बारिश खूब हुई है। परेशानी तो पूछो ही मंत्री, कई बच्चे स्कूल जाते जाते गिर गए, लड़कियां स्कूटी ले जाती ये गड्ढे हिम के अंदर गिर गई, लेकिन प्रशासन को कोई भी के है वो नहीं है। यहाँ पे देखा है कि पार्क में पानी भरा हुआ है और ये जो है ना एक दिन की समस्या नहीं है। और मैं यहाँ से जो है ना 2004 में से मैं लगातार रह रहा हूँ और लगातार ये परेशानियों को फेस कर रहा हूँ। हमने जो है ना शुरू में जो है ना हुड्डा प्रशासन से और जो है ना हर एक जो अथॉरिटी है उससे हर एक से बात करके देख ली, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। पार्क का जो हाल आप देख रहे हैं, कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। रोड है उनके गड्ढों में पानी भरा है, मतलब पानी कहाँ है कितना भरा है कोई खड्डे का आइडिया नहीं है, इतने खड्डे हो रहे रोड के अंदर। और अभी 2 दिन पहले मैंने खुद अपने पैसे देके इस पार्क की घास कटवाई है, विदिन 2 दिन पहले, परसों ही मैंने घास कटवाई है, मैंने खुद पैसे दिए हैं उसके, लेकिन यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज है नहीं। बारी सारा सेक्टर में फुल पानी भरा हुआ है, सब ये क्या नाम है, ये सब पार्क लबालब है, सब सड़कें लबालब हैं, सब टूटी पड़ी हैं सड़क, कोई भी पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। क्या मांग करते हैं जी, इनको दुरुस्त करो, पानी की निकासी करो, पानी निकासी लाइन डालो। शनिवार को स्थानीय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं व 12वीं में मैट्रिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर, फूल माला पहनाकर व विद्यालय पट्टी पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बारे में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बताया कि विद्यालय की तीनों संकायों का रिजल्ट 94% रहा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम को देखते हुए विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें तीनों संकायों के बच्चों ने सिर पर पगड़ी बांधकर भारतीय संस्कृति के अनुसार समारोह में भाग लिया। वहीं उन्होंने बताया कि विज्ञान संकाय में 21 मेरिट, वाणिज्य संकाय में 7 मेरिट और कला संकाय में 13 मेरिट बच्चों ने लेकर भिवानी में विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसके अलावा बाकी बचे लगभग सभी बच्चों ने प्रथम श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा और उन्होंने मेरिट प्राप्त करने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को बधाई दी। वहीं बच्चों का कहना है कि वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने अध्यापकों को देते हैं और वह भविष्य में भी यह कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से अंक प्राप्त करते हुए अपना और अपने विद्यालय का और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। विद्यालय प्राचार्य ने इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके विद्यालय के द्वारा बच्चों को गुणात्मक व रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा विद्यालय में अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन करके बच्चों के कौशल को विकसित किया जाता है, ताकि बच्चे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना स्वयं का रोजगार भी कर सके। मैं रक्षा +2 क्लास की छात्रा हूँ। मेरे +2 में 79.8% आए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी गुरुजनों, अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। रिधिका है, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और मैं फर्स्टली थैंक्स करना चाहती हूँ मेरी फैमिली, पेरेंट्स, टीचर एंड प्रिंसिपल सर को, जो मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एंड मेरे को इतने अच्छे स्टैंड्स मिले। थैंक यू सर। मेरा नाम कशिश है, मैं 12th कॉमर्स से हूँ और मेरे 86.8% आए हैं। सर ये सारे टीचर्स की वजह से, प्रिंसिपल सर और पेरेंट्स की वजह से हो पाया है। थैंक यू सबको।
+2 आर्ट्स की बच्ची हूँ और मैंने 89.8% हासिल किए हैं। और स्थानीय तोशाम बाईपास स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश के प्रभारी शैलाराम शरण, राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बहन सुरेश चौधरी, पूर्व मत्स्य पालन के डायरेक्टर और सुनील वत्स सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही किसान मोर्चा द्वारा हरियाणा में चलाए जाने वाले महाअभियान को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर पर सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें महासंपर्क अभियान को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। इस मौके पर किसान मोर्चा राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी शैलाराम शरण ने कहा कि किसान मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता महासंपर्क अभियान व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांझी ने बताया कि 30 मई से 30 जून तक किसान मोर्चा द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान किसान ग्राम इकाइयों का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें पहले किसान मोर्चा द्वारा अपने ग्राम प्रमुख प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं। मांझी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य भाजपा के सेवा, सुरक्षा, सुशासन व गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि महासंपर्क अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल व बाइक रैली भी निकाली जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भाजपा की किसान हितैषी नीतियों से अवगत करवाया जा सके। इस दौरान उन्होंने इस महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अभी जो मीटिंग हो रही है, आगे जो हमारे कार्यक्रम का आयोजन है, वो मैं हरियाणा प्रदेश का किसान मोर्चा का प्रभारी होने के नाते यहाँ आया हूँ और आज प्रदेश की कार्य समिति की बैठक और सारे जिले के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी उनकी बैठक ली है, क्योंकि हमारे केंद्र से जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई, उसके बाद में प्रदेश की बैठक हुई है, प्रदेश के बाद में जिलों की होनी है, जिलों के बाद में मंडल की होगी और 9 साल की जो मोदी जी का सेवा काल है एक प्रधान सेवक के रूप में, उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को, जनता को मिले लाभ को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। जिसमें जैसा अभी आपको पहले भी विदित हुआ है कि प्रमुख रूप से 4 कार्यक्रम है। लाभार्थियों से मिलना, FPO जो किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पाद संगठन जो 10,000 बनाने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है, उसमें कितने लोग लाभार्थी हुए, कितने लोगों को लाभ मिला, आगे जानकारी देनी। इसके साथ ही महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक प्रत्येक घर तक जाकर कोशिश करेंगे कि मिले और हरियाणा के अंदर प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 लोगों तक संपर्क करने का व्यक्तिगत जो संपर्क अभियान है वो अभियान रहेगा। इसमें हम मोटा मोटी मोदी जी का 2014 से 2023 चल रहा है, 9 साल का जो कार्यकाल का सेवा का कार्यकाल हुआ है, जैसा उन्होंने शपथ ली थी, संसद के चौखट पे माथा टेक कर प्रणाम करके कहा था कि मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा, उन सारे कामों को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें किसानों के लिए बहुत सारी किसान कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है, जिनका लाभ लोगों को मिला है। उसमें सबसे पहला अगर आप देखें तो किसानों को पहले फसल बीमा का लाभ पूरा नहीं मिलता था, जो अटल जी के टाइम में शुरुआत की थी। KCC कार्ड अटल जी के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन सही जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति है कि घुमंतु पशुपालक जो डेरा डालकर पशु चराते हैं, स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते हैं, उनको KCC कार्ड का लाभ दिया है। पहले KCC कार्ड का लाभ सिर्फ और सिर्फ जो ऋणी होते थे उनसे वसूली का जो कैसे की जाए उस तक ही सीमित था। आज KCC कार्ड का लाभ सामान्य किसान, घुमंतु पशुपालक और मछुआरों को, मछली पालन वालों को भी मिला है। ऐसे ही जो फसल बीमा योजना थी उसका के अंदर बहुत बड़ा विस्तार किया है। पहले फसल बीमा का लाभ लोगों को यूँ नहीं मिलता था कि एक तहसील इकाई हुआ करती थी, तहसील हेडक्वार्टर पे रेन गेज वर्षा मापी यंत्र जो लगता था, उससे जो वर्षा मापी जो रेन के औसत जो वर्षा होती थी, रेनफॉल होता था, उसी से किसान को फायदा मिलता था। आज ग्राम इकाई तक इवन एक खसरा विशेष में नुकसान हो जाता है प्राकृतिक आपदा से, तो भी उसको किसान को कवर किया गया है। जॉइंट वेंचर में बैठक हो चुकी है। इसके बाद प्रदेश के सभी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक अभी करनी है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये बैठकें भी अभी हमारी होनी है। तो आज लगभग शाम को 5-6 बजे तक ये बैठकों का दौर चलेगा।
9 साल केंद्र की सरकार को हुए हैं। इस उपलक्ष्य में जो महाअभियान हरियाणा प्रदेश में किसान मोर्चा चलाएगा और किस हिसाब से हमने गांव तक उस अभियान को लेके जाना है, इस संबंध में ये बैठकें हैं। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी शैलाराम जी शरण हम सब के बीच में आए हैं। हमारी प्रदेश में राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बहन सुदेश चौधरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मत्स्य पालन के डायरेक्टर और प्रदेश के अंदर मत्स्य पालन प्रकल्प के समन्वयक के तौर पे हमारे बीच में है ऐसे डॉक्टर राजेंद्र सांगवान जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश में किसान मोर्चा के मीडिया की जिम्मेवारी जिनके पास है ऐसे सुनील वत्स जी मीडिया प्रमुख के तौर पे हमारे बीच में है। हमने ये तय किया है जिस प्रकार से हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी के द्वारा एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से देश भर के हमारे किसान मोर्चा के लोगों को उसमें जोड़ा गया था और उस माध्यम से इस महासंपर्क अभियान की जिम्मेवारियां कुछ तयशुदा कार्यक्रम हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और संगठन के नाते हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के दिशा निर्देश पे हम किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इस आगामी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान के तहत हर गांव तक किसान मोर्चा की योजनाओं से जिनको लाभ मिला है उन सब लोगों से संपर्क करने का ये जिम्मेवारी हमने ली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों से जिनको कृषि योजनाओं का लाभ मिला है वो ऐसे लोगों से किसान मोर्चा के कार्यकर्ता इस 1 महीने के दौरान मिलने का काम करेंगे। इसमें हमने 4 कार्यक्रम किए हैं। एक तो किसान लाभार्थी संपर्क, दूसरा हमने जो कार्यक्रम किया है जो मंडियों में चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या जो असंगठित मजदूर के तौर पे काम करते हैं उनके साथ भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। तीसरा अभियान जो है एफपीओ के अंदर जो किसान जुड़े हुए हैं उन सब किसानों के साथ भी हमने संपर्क के लिए एक समिति का गठन किया है। एक विधानसभा स्तर पे और जिला स्तर पे हमारी किसान चौपाल, किसान संगोष्ठियां और बाइक रैलियां ये सब हम इस 1 महीने दौरान निकालेंगे। तो इसके अलावा हमारे संगठन के नाते से अभी तक हमारी जिला और मंडल स्तर पे सारी टीमों का गठन है। हम अब किसान मोर्चा ग्राम इकाई 1+10 11 लोगों की ग्राम इकाई किसान मोर्चा की अब इसी 1 महीने के दौरान हम बनाने का काम करेंगे। तो ये भिवानी राजस्थान से सटे अर्ध मरुस्थलीय इलाके भिवानी जिले में हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। एक और जहां बारिश ने आमजनों को गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं किसान भी इस बारिश से काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि यह बारिश उनकी फसलों के लिए सोने पर सुहागा है तथा इससे किसानों का बिजली का खर्चा भी बचेगा। बरसात को लेकर किसानों ने कहा कि सही समय पर इंद्रदेव किसानों से प्रसन्न हुए हैं जिससे फसलों में काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि बारिश से बाजरे की अच्छी पैदावार होगी तो वहीं ट्यूबवेल से पानी देने का खर्चा भी बचेगा। इसके साथ गर्मी से झुलसी हुई सब्जियों की फसलों में भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि गर्मी से भी राहत कहीं न कहीं बरसात से मिली है। दूसरी ओर शहरवासियों के लिए यह बारिश आफत बनी है क्योंकि कॉलोनी वासियों में बारिश का पानी जमा होने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत आई है और सामना अनेक प्रकार की समस्याओं का करना पड़ा है। यह तस्वीर कमला नगर भिवानी की है जहां पर पानी जमा है। जी क्या कहेंगे बारिश की बात करें? बारिश तो बहुत बढ़िया हुई है जी। इंद्र महाराज ने बहुत बढ़िया काम, बाजरा भी बुएगा, हर चीज़ बुएगी, फायदा हुआ हर चीज़ में। टमाटर थे, मुर्दारी थे, ज्वार थी, ये सारे सो कम थे। ट्यूबला का जो खारा पानी दे वहाँ उस खार भी डुया है, बहुत फायदा है बरसात से। बारिश भी ठीक हुई है, 5-10 आंगड़ बारिश हुई है। तो जो इसका किस प्रकार फायदा है? तेल की बचत है, बिजली की बचत है, अपने टाइम की भी वो है, टाइम भी बचा है, टाइम भी आ रही बचत का। बुआरा बाजरा बोलो चाहे भाई आगा ज्वार बो आगा साडू भी बाई जाएगी। मेरा नाम श्री भगवान है जी। श्री भगवान जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया जी, बारिश कर दी और मोर्ची होगी। इंद्र महाराज ने खुश हो गए ने, गर्मी तो राहत मिल गई और खेती भी बढ़िया चलेगी जी हमारी। खुश हो गए जी हम लोग, हाँ मौके की करिश्या।
कितना फायदा होया? फायदा सारा फायदा होया जी। ऐसे में और आगे लेना देना परमात्मा का आता है जी। फायदा होया जी हमारे, और बिजली का खर्च भी कम होया है। ऐसा धरती का खाद भी होया से हैं, खेती निप जाएगी तो बढ़िया होगा। तो मान लो तो ये जो बारिश हुई है सुहागा, सोने पर सुहागा हो गया, तो जिम्मेदारी के लिए, सभी के लिए हो गया, हमारे लिए नहीं, सबके लिए हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।